नमस्ते। हम सभी बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर के तिङन्त प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि पद का ही प्रयोग करना चाहिए। पद की दो परिभाषाएं बताई, जिनके पीछे तिङन्त प्रत्यय का प्रयोग हो, सुबंत प्रत्ययों का प्रयोग हो, वो पद कहलाते हैं। तिङन्त प्रत्ययों के अंदर हमने सबसे पहले लकार देखे और लकार के बाद में हमने एक सूत्र देखा था, लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यो। वह सूत्र कह रहा था कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा, और उसके बाद में हमने देखा कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग भाववाच्य और कर्तृवाच्य में होगा, जिसकी हमने विशद चर्चा पहले वाले वीडियो में की। आज हम सभी लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। तो लट लकार के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। ऐसे बहुत सारे आपने रूप पूर्व कक्षाओं में देखा होगा, जैसे रामः रामौ रामाः आदि आपने बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। तो हम आगे इसके बारे में और भी अत्यधिक इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तो आपके सबसे पहला सूत्र आता है वर्तमाने लट। इस तिङन्त प्रकरण में अलग अलग लकारों के अलग अलग सूत्र आएंगे। जैसे लट लकार का प्रयोग होता है जैसे वर्तमान काल में, तो सूत्र बना दिया वर्तमाने लट। आप देख सकते हैं ये सूत्र बना दिया वर्तमाने लट। अब कोई सा भी सूत्र होता है, ये सूत्र का अर्थ होता है, और उसके बाद में ये उस सूत्र का विशेष अर्थ होता है और ये सूत्र का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। सूत्र का नाम है वर्तमाने लट। तो इस सूत्र का सीधा सा अर्थ हो गया, लट लकार का प्रयोग हमें वर्तमान काल में करना है। वर्तमान काल का अर्थ क्या हो गया? जो अभी चल रहा है काम, उसमें हमें लट लकार का प्रयोग करना है। यही बात आगे कह रहा है, वर्तमान काल की क्रिया में रहने वाले धातु से लट लकार आता है। अर्थात अभी कोई काम चल रहा है, उसकी यदि आपको क्रिया बनानी है तो आप 10 लकारों में से आप लट लकार का प्रयोग आप करेंगे। इसी प्रकार से अब वर्तमान काल की परिभाषा, शास्त्रीय परिभाषा जो बताई है वो क्या है? प्रारब्ध अपरिसमाप्त प्रक्रिया उपलक्षितत्वम वर्तमानत्वम। ये आपकी परिभाषा वर्तमान काल की है। इसका अर्थ क्या हो गया? जो क्रिया प्रारंभ हो गई है किंतु समाप्त नहीं हुई है, वह वर्तमान काल कहलाती है। जैसे एक वाक्य बोल रहा हूँ, राम गांव जाता है। ये वाक्य मैंने बोला, इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि राम के जाने की क्रिया वो प्रारंभ तो हो गई है। राम गांव जाता है, जाने की क्रिया स्टार्ट तो हो चुकी है, परंतु अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? वर्तमान काल कहेंगे। तो ये प्रारब्ध अपरिसमाप्त प्रक्रिया उपलक्षितत्वम वर्तमानत्वम, ये आपके वर्तमान काल की परिभाषा है। अब देखिएगा आगे इसमें लट लकार में क्या होता है, ये बात आपको समझने की है। लट लकार में आधा लय बचता है, हलंत वाला लय बचता है। तो मैं आपको बता दूं कि लट लकार किन किन शब्दों से मिलके बना है। तो आप देख सकते हैं इसमें आधा तो है लय, और लय के अंदर ए मिला हुआ है, और इसी प्रकार आधा है इसमें टय, आधा है टय। तो लट लकार में टय की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से। ए की इत संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक, तस्य लोप ऐसे लोप। तो बच क्या गया? आधा लय बच गया। तो ये जो लकार कहते हैं ना, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये लकार क्या होता है। मैंने आपको सीधा ये कह दिया लकार 10 होते हैं, पर ये लकार में लय कहाँ से आया? कार का मतलब क्या है? तो हम लट लोट लंग जितने भी लकार है, इन सभी लकारों की जब इत संज्ञा करते हैं तो इत संज्ञा में आधा लय बचता है। इसलिए
आधा लय बचता है, हलंत वाला लय बचता है, तो वो हो जाता है लकार। क्या हो जाता है? लकार। तो देखिएगा यही बात मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है कि लट लकार में आधा लय बचता है, अकार तथा टकार की संज्ञा हो जाती है, उच्चारण सामर्थ्य के कारण लय की संज्ञा नहीं होती है। अब आप ये कहोगे कि लट के अंदर आपने ट की संज्ञा कर दी, लय में ए थी उसकी भी संज्ञा कर दी, तो फिर हलंत वाले लय की संज्ञा आपने क्यों नहीं की? मैंने इसलिए नहीं की, उच्चारण सामर्थ्यात, इसका उच्चारण होता रहे। लय का उच्चारण होने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर लट लकार था, अस्तु उसके बाद में उच्चारण के सामर्थ्य से लय की संज्ञा नहीं होती है। सभी लकारों में लय बचने के कारण इसको लकार कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि ये लकार क्या है और लकार किसको कहते हैं। तो ये आपके सूत्र का अर्थ हो गया, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में हमें लट लकार का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो आपका सूत्र आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र देखिएगा ये, तिप तस जी सिप थस थ मिब वस वस तय आताम जय थास आताम ध्वम इट वही मही। ये तिंगंत है और सभी तिंगंतों में ये सूत्र ने क्या कर दिया? संक्षिप्त रूप से दे दिया। देखिएगा, तिप तस जी सिप थस थ मिब वस मस ताताम जय थासा थाम ध्वम मिड वही मही, ये सूत्र दे दिया। जब हम सूत्रों के पदच्छेद करेंगे तो पदच्छेद में हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें, ये देखो मैंने तिंग प्रत्यय लिखे हैं। तिंग प्रत्यय दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाता है परस्मैपदी, एक हो जाता है आत्मनेपदी। अब ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो आप इतना समझ लो कि तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बांट दिए जाते हैं। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बांट दिए जाते हैं। तो ऊपर वाले परस्मैपदी तय आताम जय थास आताम ध्वम इट वही महिंग, ये सभी किस में आते हैं? ये आत्मनेपदी में आ जाते हैं। ऊपर वाले परस्मैपदी, नीचे वाले आत्मनेपदी में आ जाते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे भवती बनता है तो भवती में धातु कौन सी होती है? भू धातु होती है। तो भू धातु होने पर भवती लिखते हैं हम। तो भवती में कौन सा प्रत्यय है? तिप प्रत्यय है। तो तिप प्रत्यय कहाँ से आया? ये देखो, प्रथम पुरुष एक वचन से आ गया। भवती, भवतः, भवंती, भवसी। अब भवसी में सी है तो वो सिप का सी है। भू धातु और सिप प्रत्यय लगाने से सिप बनेगा। भवतः, भवत, भवामी, मिप का मी है। भवावह, भवामह। इसी प्रकार आत्मनेपदी धातु जैसे एद धातु है तो वो एदते कैसे बनता है? एधते, एधेते, एधनते, एध से एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। इस प्रकार से आप परस्मैपदी और आत्मनेपदी हम प्रत्ययों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भवादि प्रकरण में, तिंगंत प्रकरण में हम सभी क्या पढ़ेंगे? बहुत सारी धातुएं आएगी। धातु क्रियाओं का मूल रूप धातु है। जैसे जाना, तो जाना क्रिया की धातु है गम। तो गम धातु के जब हम तिब आदि प्रत्यय लगाएंगे तो उनके क्या क्या रूप बनते हैं और कैसे बनते हैं, वो सभी हम तिंगंत प्रकरण में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको प्रत्यय बताए, ये आपको याद होना चाहिए। आप पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है। अब देखिएगा क्या है कि लय के स्थान पर तिप आदि प्रत्यय होते हैं। ये लय कौन सा है? ये लय है वर्तमान लट सूत्र है, वो वर्तमान काल में लट लकार करता है। लट में से टैकी और एकी संज्ञा हो जाने पर लय बचता है, वो लय है यहाँ पर। तो उस लय की जगह यहाँ पर क्या होगा? ये तिप आदि प्रत्यय हो जाएंगे। भवती, पठती आदि इसके सूत्र के उदाहरण हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब देख सकते हैं आप, अब एक सूत्र है, देखो, लह परस्मै पदम। यह सूत्र क्या कहता है? लकार के स्थान में हुए तिप आदि आदेशों की परस्मै पद संज्ञा होती है।
देखो सबसे पहले तिप तस जी, ये 18 के 18 प्रत्यय है। तो यह सूत्र आके क्या कहता है कि लकार के स्थान पर जो तिप तस जी 18 के 18 प्रत्यय होते हैं वो सब के सब परस्मय पदी होते हैं। ठीक है, तो लह परस्मय पद में क्या बोलता है, लय की जगह आपने जो 18 प्रत्यय किए हैं वो सभी के सभी प्रत्यय परस्मय पदी हो गए। परस्मय पदी का मतलब भवती भवतः भवंती की तरह चलेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार तिप आदि 18 के 18 प्रत्यय क्या है, परस्मय पदी है। अब देखो आगे सूत्र आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। सूत्र है तंगाना वात्मने पदम। ये देखो आपका सूत्र लिखा हुआ, सूत्र का नाम क्या है, तंगाना वात्मने पदम। सबसे पहले सूत्र के पदच्छेद करते हैं। सूत्र का पदच्छेद क्या होगा, तंग, ये देखो यहाँ पे तंग आनव आत्मने पदम। इस सूत्र के 3 पद होते हैं, 3 पद होते हैं। पहला तंग, दूसरा आनव, तीसरा आत्मने पदम। यह सूत्र क्या करता है, आत्मने पद संज्ञा करता है। यह सूत्र क्या करता है, आत्मने पद संज्ञा करता है। किस किस की आत्मने पद संज्ञा होती है, इसके लिए देखो सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप किस किस की आत्मने पद होती है। सबसे पहला है तंग प्रत्याहार होते हैं, उन सभी तंग प्रत्याहारों की आत्मने पद संज्ञा होगी। अब आप बताओ तंग कौन से होते हैं। तंग हमने देखा था, तंग का तय ये तय रहा, और महिंग का ग ये रहा। तो तय से प्रारंभ होकर के महिंग के ग पर समाप्त हो जाते हैं। तो तंग प्रत्याहार में जो तिप आदि 18 प्रत्यय है उसमें तय आताम ध्वम, तय आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये 9 प्रत्यय आत्मने पद के माने जाते हैं। तो देखो लह परस्मय पदम सूत्र 18 के 18 प्रत्ययों को परस्मय पदी बता रहा था, पर तंगाना वात्मने पदम सूत्र के पदच्छेद में पहला पद एक बात कह देता है कि जो तंग प्रत्याहार है, तंग का मतलब तय आताम झ, थास आताम ध्वम, इट वही महिंग, ये 9 प्रत्यय आत्मने पद के होंगे। अस्तु दूसरी बात है, अब इसमें तंग आनव लिख रखा है। आनव के अंदर 2 प्रत्यय आते हैं। आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है आनव का अर्थ क्या होता है। आनव में 2 प्रत्यय आते हैं, पहला है शानच, दूसरा है कानच। होता क्या है, शानच और कानच में आन बचता है, तो शानच में भी आन बचा, कानच में भी आन बचा, आन प्लस आन मिलकर के क्या हो गए, आनव हो गया। तो दूसरा नियम क्या हो गया, जहाँ जहाँ पर शानच और कानच प्रत्यय होते हैं वो दोनों प्रत्यय भी आत्मने पद संज्ञक होंगे। देखो तंग प्रत्याहार में तय प्रत्यय गय महिंग का होता है, इन 9 प्रत्यय आत्मने पद हो जाता है। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आप देख सकते हैं, देखो ये तय आताम झ, थास आताम ध्वम, इट वही महिंग, ये 9 प्रत्यय आत्मने पद के हैं। शानच और कानच आत्मने पद के हैं। उसके बाद में यह सूत्र, यहाँ से देखिएगा, यह सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है। अपवाद ही हुआ ना, क्योंकि वो सूत्र 18 के 18 प्रत्ययों को क्या बता रहा था, परस्मय पदी बता रहा था। ये उन 18 में से 9 प्रत्ययों को आत्मने पद बता देता है। आगे देखो, उसके अनुसार 18 प्रत्यय परस्मय पदी होते हैं, लेकिन इस सूत्र में तंग प्रत्यय आत्मने पद माना जाता है। जैसे तय का बनता है एधते, आताम का बनता है एध्यते, और जय का बनता है एदंते। जब हम आत्मने पद की रूप सिद्धियां पढ़ेंगे तब और इसको अच्छे से समझ लेंगे। अभी तो आपको एक ही बात समझनी है, लह परस्मय पदम सूत्र परस्मय पद संज्ञा करता है। तिप तस जी, सिप थस्त, मिप वस मस, ये सभी परस्मय पदी प्रत्यय है। और आत्मने पद वाले कौन से प्रत्यय है, तय आताम झ, था सत, थ आताम ध्वम, इट वही महिंग, ये सभी आत्मने पद के है। और शानच और कानच की आत्मने पद संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको आत्मने पद वाला सूत्र बताया। अब देखिएगा, एक सूत्र आता है अनुदात्तंगित आत्मने पदम। यह सूत्र भी क्या करता है, आत्मने पद संज्ञा करता है। तंगाना आत्मने पदम भी आत्मने पद संज्ञा करता है। वो सिर्फ
तंग और शानच कानच की करता है। ये सूत्र आत्मनेपद संज्ञा किसकी करता है? ऐसी धातु जिसमें अनुदात्त तथा ग की इत संज्ञा होती है उसको आत्मनेपदी धातु कहेंगे। कैसे? कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनमें अनुदात्त की इत संज्ञा होती है, कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनमें ग की इत संज्ञा होती है, तो उन सभी को आत्मनेपद संज्ञक हम सभी कहेंगे। अब देखिएगा, आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि जिस ऐसी धातु जिसमें अनुदात्त की इत संज्ञा हो जाती है उसको आत्मनेपद कहना है। तो अनुदात्त का आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे देखो, एध धातु और सेव धातु है। एध और सेव धातु के लास्ट में ए है, एध का ध है, तो इस ध में ए मिला हुआ है और आधा ध है। इसी प्रकार सेव के जो व है वह में भी आधा व और ए मिला हुआ है। तो सेव और एध दोनों धातुओं में अंत में ए है, ए अनुदात्त में आता है, तो इन दोनों धातुओं की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाने पर एध और सेव अनुदात्त की इत संज्ञा हुई है ऐसी धातु मानते हैं। इसलिए एध और सेव धातु है वो आत्मनेपदे मानी जाती है। देखो आप इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको पढ़ो आप। एध तथा सेव धातु में अनुदात्त ए की इत संज्ञा होती है, इसलिए एध और सेव क्या है? आत्मनेपद वाली धातु है। ये नियम भी समझ में आ गया। अब देखो दूसरा नियम क्या है? ग की इत संज्ञा होती है या फिर किसी धातु के अंत में ग आ गया और ग की इत संज्ञा होती है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? अनुदात्त कहेंगे। अब आप ऐसी धातु देखो जिसके पीछे ग अंत में है, तो देखो मैंने दे रखी है शींग और इंग धातु के अंत में ग है, ग की इत संज्ञा हलंत्यम कर देता है, तो ये धातु ग की इत संज्ञा हो गई, इसलिए ये दोनों धातु भी क्या होगी? आत्मनेपदी होगी। एधते सेवते शेते अधिते इसके उदाहरण है। सामान्य तौर पर आप एक बात समझ लो, ऐसी धातु जिसके अंत में अनुदात्त की इत संज्ञा होती है या ग की इत संज्ञा होती है, ऐसी धातुओं को हम आत्मनेपदी धातु कहेंगे। समझ में आ गया? अनुदात्तंगित आत्मनेपदम सूत्र। अब देखिएगा आगे सूत्र क्या कहता है। अब एक सूत्र है, सूत्र का नाम है स्वरित यीतः कर्तृभिप्राये क्रिया फले। यह सूत्र क्या कहता है? ध्यान से देखो, स्वरित यीतः कर्तृभिप्राये क्रिया फले। सबसे पहले इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं। स्वरित प्लस स्वर प्लस इत, अर्थात यदि कहीं पर स्वरित की इत संज्ञा हो, यीत, यीत का मतलब यदि कहीं पर य की इत संज्ञा हो, तो वहाँ पर यह एक सूत्र क्या करेगा? यह सूत्र भी वहाँ पे आत्मनेपद संज्ञा करेगा। देखो पीछे तंगानावात्मनेपदम और उसके बाद में सूत्र आया था अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। ये सूत्र दोनों आत्मनेपद संज्ञा करते हैं। यह सूत्र भी क्या करता है? आत्मनेपद संज्ञा करता है। किस किस की करता है? देखते हैं, इसको समझो आप। जिन धातुओं में स्वरित या य की इत संज्ञा होती है, तो जैसे स्वरित का आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे देखो ये यज्ञ, यज और डुपचश दो धातु है, तो यज और डुपचश जो धातु है, इन दोनों में क्या होता है कि स्वरित की इत संज्ञा हो जाती है। ये जो चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, और डुपचश में भी डू की इत संज्ञा और चंद्र बिंदु और श की इत संज्ञा हो जाती है। तो इन दोनों धातुओं में स्वरित की इत संज्ञा होती है। किसकी इत संज्ञा होती है? स्वरित की इत संज्ञा होती है। अब देखो आगे देखिएगा, परंतु क्रिया का फल कर्ता को मिलना चाहिए। ये बात विशेष आ गई। देखो क्रियाएं क्या होता है कि कभी क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है, कर्म पर कर्म को मिल जाता है। तो यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल जाता है और वहाँ पे स्वरित की इत संज्ञा हो रखी है, तो वहाँ पर आत्मनेपद
होगा। दूसरी बात बता दी, यित और वहाँ पर य की इत संज्ञा हो रखी है, तो इन दोनों स्थितियों में हम आत्मनेपदम कहेंगे। इसको आप देखो कि जैसे वापस उस पेज में हम जाते हैं और क्या कहना चाहता है, जिन धातुओं में स्वरित या य की इत संज्ञा होती है और क्रिया का फल कर्ता को मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ये आप उदाहरण देखिएगा, अहम पूजा करिष्ये, मैं पूजा करता हूँ। इस वाक्य की क्रिया कौन है? करना। पूजा करना इस वाक्य की क्रिया है और उस क्रिया का फल किसको मिल रहा है? खुद को मिलेगा। अहम करने वाला कौन है? अहम पूजाम करिष्ये, मैं पूजा करता हूँ, तो मुझे ही इसका फल मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करिष्ये ये किसका रूप बना है? आत्मनेपद का रूप बना है। अब यदि मैं किसी दूसरे से पूजा करवाता हूँ, जैसे यजमान, जैसे विद्वान यजमान के लिए पूजा करता है, तो वहाँ पे यजमान क्या बोलेगा? अहम। जैसे मैं किसी से पूजा करवाता हूँ तो उसमें क्या होगा? अहम पूजाम करिष्यामि। इस प्रकार से अहम पूजाम करिष्ये, यहाँ पूजा का फल अहम को मिल रहा है, अतः यहाँ पर आत्मनेपदम हो गया। समझ में आ गया? अहम पूजाम करिष्यामि, यहाँ पूजा का फल अहम को नहीं मिल रहा है, अतः यहाँ परस्मैपदी धातु होती है। वापस सूत्र का सामान्य तौर पे अर्थ समझते हैं। यदि कहीं पर य की इत संज्ञा या स्वरित की इत संज्ञा हो तो वो आत्मनेपदी धातु कहलाती है। यदि वहाँ पर क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो इसके दो उदाहरण मैंने बताए। मैं पूजा करता हूँ, यहाँ पे पूजा का फल मुझे मिलेगा तो होगा अहम पूजाम करिष्ये। परंतु जब वह फल मुझे नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा, मैं किसी दूसरे के लिए पूजा कर रहा हूँ, तो वहाँ पर होगा अहम पूजाम करिष्यामि। इसका उदाहरण मैंने आपको यज वाला दिया और एक डूपचश वाला दिया। अब इसका दूसरा उदाहरण है, य की संज्ञा यदि कहीं पर हो जाती है तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है? वहाँ पर भी आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। जैसे डुक्रीय, डुक्रीय में य की संज्ञा होती है और हीय, इसमें भी य की संज्ञा हो जाती है, तो ये भी क्या है? आत्मनेपदी संज्ञक धातुएं है। अब देखो क्या है, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम नाम का सूत्र है। क्षम्यताम, ये सूत्र है, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। शेष का अर्थ क्या होता है? शेष का अभिप्राय होता है बचा हुआ। उक्तात अन्य शेष है, जो बात कह दी गई उस बात के अतिरिक्त कोई चीज़ है उसको हम कहेंगे शेष कहेंगे। तो हमने क्या क्या कह दिया? अभी बात तो आत्मनेपदम की चल रही है। आत्मनेपद संज्ञा कहाँ कहाँ होगी? रिपीट कीजिए। सबसे पहले तंगाना वात्मनेपदम, तंग प्रत्याहार शानच और कानच की। उसके बाद में स्वरित यितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, स्वरित की इत संज्ञा या य की इत संज्ञा और क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलता है तो वहाँ पे आत्मनेपद संज्ञक हो जाता है। उसके बाद में अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, जहाँ पे अनुदात्त की इत संज्ञा होती है, ग की इत संज्ञा होती है, वहाँ पे भी आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो इन 6 जगहों पर आत्मनेपद संज्ञा हमने कही थी। आगे देखो क्या है, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। इन 6 नियमों के अलावा जो जो शेष रह गए, जो जो बच गए, उसको हम कहेंगे परस्मैपदम। परस्मैपदम कहने का अभिप्राय क्या होगा? वहाँ पे भवति भवतय भवन्ति, पठति पठतय पठन्ति के समान रूप वहाँ पर बनेंगे। यही तो बात समझाई है। ऊपर बताए गए 6 आत्मनेपद नियमों के अलावा कर्तृवाच्य में, हाँ वो कर्तृवाच्य में होना चाहिए, सभी धातुएं परस्मैपदी धातु कहलाती है। परस्मैपदी में कौन सी धातुएं हैं? तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस तय आताम जय था सताम ध्वम इट वही महिंग। ये तय आताम जय वाली आत्मनेपदम में और तिप तिप तस जी ये सभी परस्मैपदी में आ जाती है। ये आपके सूत्र का अर्थ मैंने समझाया। अब देखिएगा सूत्र आता है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः नाम का सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है?
तिंग के दोनों पदों के त्रिक क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि हमने पुरुष लिखे हैं, देखो पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 18 प्रत्यय थे। 18 प्रत्यय के हम क्या करेंगे, त्रिक, त्रिक का मतलब 3-3 जोड़े बनाएंगे। तो 3-3 जोड़े बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बनेंगे। 3 × 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो हर त्रिक को क्या बोलेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमने इनके 2 भाग कर दिए, आत्मनेपदम और परस्मैपदम। तो 3-3 बंट गए। तो क्या हो गया, इन तिंगस त्रीणी, ये जो तिंग 18 जो प्रत्यय है वो सभी 3-3 के जोड़े में प्रथम पुरुष में 3 आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में 3 आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में 3 आ जाएंगे। तो ये पुरुष बन जाते हैं। तो सब में देखो ये सब 18 बन जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बनता है। अब देखिएगा एक सूत्र आता है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्य कषः नाम का सूत्र है। सूत्र के पदच्छेद करते हैं। तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। अब देखो हमने क्या किया था, प्रत्येक पुरुष में 3-3 के जोड़े बना करके डाल दिए। जैसे प्रथम पुरुष में 3 डाल दिए, क्या डाल दिए, तिप तस जी, 3 डाल दिए। अब ये तीनों में क्या क्या है, तो ये क्या कह रहे हैं, तानी, तानी का मतलब जो हमने 3 डाले हैं वो, तानी एक वचन, उसमें एक है वो हो जाएगा एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। आगे देखो क्या है, एकशः है। एकशः का अभिप्राय क्या होता है, एक एक क्या हो जाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यही बात है, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के 3 वचन क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो जाते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको समझा रखे हैं। देखो ये एक वचन हो गया, 3-3 जोड़े डाले थे ना हमने, तो ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो जो ऊपर वाला सूत्र था ना, ये क्या करता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमाः, वो बता देता है। और अभी ये तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन सूत्र क्या बताता है, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बता देता है। इस प्रकार से आपका ये सूत्र होता है। अब देखो आगे कुछ ऐसे आएंगे आपके जो आपके अनुवाद में बहुत अत्यधिक काम आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे इन सभी का उद्देश्य क्या है। इन सभी का उद्देश्य सिर्फ आपको रट कर के परीक्षा में लिखना इनका उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप तिङन्त प्रकरण पढ़ने के बाद में आप जैसे भवती रूप सिद्धि आप रट लेते हो, कंठस्थ कर लेते हो, तो भवती यदि आपको याद है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पठ धातु का पठती कैसे बनता है। तिङन्त प्रकरण आपके प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पूछा जाएगा, ज़्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मध्यम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या बनता है, पठ धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन का क्या रूप बनता है। अब आपको पता है तिप तस झी सिप थस, पठ प्लस थस, तो पठ थस बनेगा, सकारुत्व विसर्ग हो जाता है, तो वहाँ पे पठ थह बनेगा, वहाँ पे विसर्ग आएगा। यदि कोई विसर्ग वाला है तो वो सही नहीं होगा। इसलिए तिङन्त प्रकरण पढ़ने का सबसे अत्यधिक फायदा आपके यह रहता है कि आप ऐसी बहुत सारी धातुएं आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब पठ भवती आपने बना लिया, तो भवती है तो पठती, भवतः पठतः, भवन्ति पठन्ति। इस प्रकार से आप बहुत सारे तिङन्त के जब आप नियमों से अवगत होंगे तब आप बहुत सारी धातुओं के थोड़े से नियमों के माध्यम से आप सभी रूप बना पाओगे, जिसमें आप संस्कृत बोलने में भी आपको लाभ होगा, लिखने में भी लाभ होगा। और जो आपके अनुवाद आते हैं, मैंने देखा है कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर, तीनों में अनुवाद का कुछ न कुछ अंश आता है। निबंध बनाना आ गया, तो वह निबंध आपको कैसे याद करना होगा, वह ऐसी क्रियापद धातु रूप आपको वहाँ पे याद करना होगा।
याद बहुत सारी होंगे तो याद करने में समस्या आएगी। यदि आप इन नियमों को याद कर लोगे तो आपको जीवन में धातुओं के बारे में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब हम आगे की कक्षा में अनुवाद के बारे में मैं विशेष कक्षा बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से अनुवाद बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।